हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के अप्रैल 2025 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में काफी कम समय बचा हुआ है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट देखेंगे, जिसमें प्रमुख तथ्य हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार कितना है? 8,08,736.06 करोड़ रुपए। इसको आप सिर्फ 8.08 लाख रुपए याद कर सकते हैं। 8.08 लाख करोड़ रुपए। पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट कितना वृद्धि प्रतिशत है? 9.8% अधिक है। पिछले बजट की तुलना में 9.8%। पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना है? 20.5%। और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23 में कितना हो गया है? 45.9। पिछले 5 वर्षों में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना हो गया है? 19.3%। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किन क्षेत्रों में कार्य योजनाएं लागू की गई हैं? तो प्रमुख क्षेत्र हैं कृषि, बुनियादी ढांचे, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन और विनिर्माण। और यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, कब तक? 2029 तक। पहले 2027 था, अब 2029 कर दिया गया है। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचा और शहरी विकास। कितने एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है? 4। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? 22%। 22% जो है यह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसको आवंटित किया गया है। कितने नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? 58 नगर निगम को। 58 नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। रोल आउट स्मार्ट सिटी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 400 करोड़ रुपए। हरित सड़क अवसंरचना विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? हरित सड़क अवसंरचना विकास के लिए 800 करोड़ रुपए। शहरी वायु और वर्षा जल निकासी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1000 करोड़ रुपए। गौशाला और आवारा पशु स्थलों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 450 करोड़ रुपए। नई शहरी बुनियादी ढांचा सेवाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 50 करोड़ रुपए। परिवहन और कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े का विस्तार करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 400 करोड़ रुपए। मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 100 करोड़ रुपए। सीएम ग्राम जोड़ो परियोजना के लिए चार्जिंग स्टेशनों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 50 करोड़। सब शिक्षा और कौशल विकास। शिक्षा के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? 13%। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 22% और शिक्षा के लिए 13%। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन कार्य के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 24 करोड़ रुपए। किन शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा? वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा में। अटल आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता कितनी बढ़ाई जाएगी? 360 से 1000। किन शहरों में विज्ञान पार्क और विज्ञान नगर और वेधशालाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? यह नगर कौन कौन से हैं? वाराणसी, आगरा और वाराणसी। और राशि कितनी है? 50 करोड़ रुपए। किन शहरों में? आगरा और वाराणसी में। और कितनी राशि आवंटित की गई है? वेधशाला, विज्ञान पार्क और विज्ञान नगर के लिए 50 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? 6%। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना है? 22%। शिक्षा के लिए 13%। और ये जो है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, इसके लिए कितना है? 6%। यूपी सीएम बाल सेवा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 252 करोड़ रुपए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 961 करोड़ रुपए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बता दिया करूंगा। मुख्यमंत्री समेकित पोषण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 100 करोड़ रुपए। फिर भी आप लोग एक बार ये आंकड़ा देखते चलिए, क्योंकि अगर एग्जाम में बाई चांस दे दिया तो एक बार नजर में रहेगा तो शायद टिक करने में आसानी हो। एकीकृत बाल विकास योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 4119 करोड़ रुपए। विधवा पेंशन भुगतान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 2980 रुपए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 700 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट है।
700 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए। समान जाति विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 55,000 रुपए। अंतर जाति विवाह के लिए 61,000 रुपए। अंतर जाति विवाह के लिए 61,000 और समान जाति के लिए 55,000। महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी योजनाएं। नई पहल के तहत मेधावी छात्राओं को क्या प्रदान किए जाएंगे? स्कूटर प्रदान किया जाएगा। किन शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा? वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इन शहरों में ये शहर कौन कौन से हैं? वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा। नेक्स्ट है कृषि एवं किसान कल्याण। कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? 11%। एक बार फिर से याद कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13% और कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 11% और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6%। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1050 करोड़ रुपए। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप स्थापना के लिए कितनी राशि? 509 करोड़ रुपए। सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 124 करोड़ रुपए। यूपी बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत बीज पार्क विकास परियोजनाओं हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? 251 करोड़ रुपए। कृषि उत्पादकता वृद्धि योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है रोजगार एवं एमएसएमई। कितनी सरकारी नौकरियां सीधी भर्ती के जरिए होंगी? 92,919 नौकरियां सीधी भर्ती के तहत भरी जाएंगी। यूपी में कितनी एमएसएमई इकाइयों में रोजगार प्रदान किया गया है? 96 लाख। आवास एवं ग्रामीण विकास। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 4,882 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, 4,882 करोड़ रुपए पीएम आवास ग्रामीण योजना के लिए आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितनी राशि? 1200 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रखरखाव के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1088 करोड़ रुपए। मनरेगा के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? 5,372 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, मनरेगा के तहत 5,372 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। राजस्व सृजन लक्ष्य। उत्पाद शुल्क संग्रह लक्ष्य कितना है? उत्पाद शुल्क संग्रह लक्ष्य 63,000 करोड़ रुपए है। स्टाम्प एवं पंजीकरण राजस्व लक्ष्य कितना है? 38,150 करोड़ रुपए। वाहन कर संग्रह लक्ष्य कितना है? 14,000 करोड़ रुपए। ऊर्जा और डिजिटल विकास। कितने नए डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाएंगे? 8। कितने नए डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाएंगे? 8। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाएंगे। किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है अमृत 2.0 योजना के तहत शहरी जलापूर्ति परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 4,100 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत नए पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। 39 लाख नए पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। विशेष घोषणाएं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष कितने निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे? 2 प्रतिवर्ष उज्ज्वला योजना के तहत 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 400 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए। नए शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 50 करोड़ रुपए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। बजट ऊपर देख लिया हमने, अभी करंट अफेयर्स देखेंगे जो न्यूज में रही। गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। बुलंदशहर के माध्यम से 76 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट है। यह सीएम योगी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। कहां पर? लखीमपुर खीरी के कुंभी में। लखीमपुर खीरी के कुंभी में सीएम योगी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बहराइच में स्थित है, लगभग 45 से 50 वर्ष के एक नर हाथी का शव
यहाँ पर मिला, इसलिए यह न्यूज में था। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बहराइच में स्थित है। आईआईटी कानपुर ने विकसित की सोलर निर्जलीकरण तकनीकी। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना। वो कैसे? यह नवाचार फलों और सब्जियों को प्रभावी ढंग से सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट भिझामई गांव में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट भिझामई गांव में उत्तर प्रदेश की रडार फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, जो कि भेल के द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया जाएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण आरंभ हुआ। अब जो है अन्य राज्यों का करंट अफेयर देख लेते हैं। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025, बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप, यह जो है मुजफ्फरपुर के स्पोर्ट्स भवन में इसका उद्घाटन किया गया। गया जिले की पाषाण कला को मिला जीआई टैग, गया जिले की पाषाण कला को। नेक्स्ट है बुद्ध महोत्सव। बुद्ध महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? बोध गया में, 31 जनवरी से 2 फरवरी तक। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए प्रमुख आवंटन, मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी बिहार में। आईआईटी पटना के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। सरना धर्म कोड, आदिवासियों की मांग और इसका महत्व क्या है? सरना धर्म एक प्रकृति पूजक विश्वास है जिसे भारत के कई जनजातीय समुदाय द्वारा अपनाया गया है। कौन सा धर्म? सरना धर्म, प्रकृति पूजक धर्म है। 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बैठक, यह बैठक कहां पर हुई? महाराष्ट्र के पुणे में, और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गर्भवती माता और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान। भील परिवारों के आरोप, वासंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट यानी वीएसआई द्वारा विस्थापन की कोशिश की गई। पुणे में भील परिवारों ने बीएसआई पर उनके घरों को तोड़ने और उन्हें विस्थापित करने की कोशिश का आरोप लगाया है। गुजरात का डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, यह एक्ट सांप्रदायिक दंगों की इतिहास वाले क्षेत्रों में संपत्ति लेन देन को नियंत्रित करता है। केरल में ब्रूसेलोसिस का प्रभाव। केरल में ब्रूसेलोसिस संक्रमण से एक 8 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई। यह जो ब्रूसेलोसिस है यह ब्रूसेला बैक्टीरिया के कारण होता है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया, वायरस नहीं, यह बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से गाय, बकरी, भेड़ और कुत्तों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय खेलों में 25 साल बाद बिहार ने जीता स्वर्ण पदक, तो ये बिहार वालों के लिए आ सकता है जो 71वीं बीपीएससी देने वाले हैं। राजस्थान सरकार द्वारा गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने हेतु विधेयक पेश किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा। उधवा झील, यह जो है झारखंड की पहली रामसर स्थल बनी, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। उधवा झील झारखंड की पहली रामसर स्थल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिदृश्य। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान, यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इस अभियान के तहत लगभग 5 लाख से अधिक टीबी रोगियों का पता लगाया गया। नक्शा पायलट कार्यक्रम 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के रायसेन में इसका शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम भारत के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 152 अर्बन लोकल बॉडीज को कवर करेगा। 152 अर्बन लोकल बॉडीज को कवर करेगा। इसमें ड्रोन का इस्तेमाल करके हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें शहरी निवासियों को उनके भू स्वामित्व दस्तावेजों पर व्यवस्थित पहुंच मिल सकेगी, और इसका नाम क्या है? नक्शा पायलट कार्यक्रम। भारत का उच्च शिक्षा परिदृश्य। नीति आयोग ने राज्यों तथा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार, इस शीर्षक से एक नीतिगत रिपोर्ट जारी की, जिसमें शीर्ष प्रदर्शन करता रहे जीईआर यानी ग्रास इनरोलमेंट रेशियो में सबसे पहले तमिलनाडु रहा शीर्ष पर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर केरल। आकांक्षी राज्य छत्तीसगढ़, नागालैंड, झारखंड को सबसे कम जीईआर, जिन्हें आकांक्षी राज्य के रूप में पहचाना गया। कॉलेज घनत्व में अग्रणी रहा कर्नाटक, और विश्वविद्यालय घनत्व में सिक्किम, और कॉलेज घनत्व में कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, सूर्यकांत और एएस ओका की विशेष बेंच द्वारा लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दिया गया है
जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास किया गया है, यानी लोकपाल के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया गया। डेट याद रखिए, 9 फरवरी को इस्तीफा और 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। तो दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। ओवरऑल भारत की 18वीं महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मार्लेना, और ये चौथी हैं रेखा गुप्ता। बिना पूर्व सूचना के दी गई गिरफ्तारी अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 22(a) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देना आवश्यक है। यह केवल औपचारिकता नहीं बल्कि अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। ऐसा न करना अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की शक्तियों की जांच। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की शक्तियों की विधायी प्रक्रिया में जांच शुरू की है। यह जांच तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिकाओं से उत्पन्न हुई, जिसमें राज्यपाल द्वारा राज्य विधेयकों पर अस्वीकृति में देरी का मुद्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 200 के प्रावधानों पर विचार कर रहा है। अनुच्छेद 200 में क्या है, क्या प्रावधान किया गया है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। जिसको नहीं पता है वो गूगल करके देख ले, क्योंकि ये अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महानगरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ये महानगर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु और हैदराबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला, लगभग 45 दिन, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। नेक्स्ट है आदि महोत्सव। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव यानी आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। कहां पर? नई दिल्ली में। काशी तमिल संगमम 3.0 वाराणसी में आरंभ 15 फरवरी को शुरू हुआ। तो और यह पहल जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। महाकुंभ में नदी सफाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मेला प्राधिकरण 15,000 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए सबसे बड़े सिंक्रोनाइज्ड स्वीपिंग अभियान का आयोजन करके 15 फरवरी को विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है आर्थिकी। वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी वीडीए पर नए कर उपाय की घोषणा। वीडीए में सभी प्रकार की क्रिप्टो एसेट शामिल होंगे, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और अन्य डिजिटल मूल्य प्रतिनिधित्व शामिल हैं, जिसमें उपहार कार्ड और वाउचर शामिल नहीं हैं। वीडीए से आय की रिपोर्ट नहीं करने पर 60% कर दर और 50% जुर्माना होगा। नेक्स्ट है आरबीआई का नकदी संकट को दूर करने के कदम। आरबीआई ने घरेलू बैंकिंग प्रणाली में दीर्घकालिक नकदी समस्याओं को दूर करने के लिए 10 बिलियन से अधिक डॉलर रुपए स्वैप नीलामी की घोषणा की है। इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। बीमा सुधारों हेतु दिनेश खारा समिति, ये इंपॉर्टेंट है। दिनेश खारा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है बीमा सुधारों हेतु, जो कि बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन हेतु सुझाव देगा। शहरों में बेरोजगारी कम हुई है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तिमाही के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किए गए। इस अवधि के दौरान बेरोजगारी दर 6.4% रही, जो 2023 की इसी अवधि के दौरान 6.5% थी। पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर 5.8% और महिलाओं के लिए 8.1%। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 10.4% और गुजरात में सबसे कम 3% बेरोजगारी दर रही। भारत टेक्स 2025 14 से 17 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित भारत में होने वाला यह सबसे बड़ा वैश्विक टेक्सटाइल आयोजन था। कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। भारत प्रवासन हेतु नया कानून बनाएगा। भारत सरकार 1983 के पुराने उत्प्रवास अधिनियम की जगह विदेशी गतिशीलता सुविधा और कल्याण विधेयक 2024 नामक नए कानून पर विचार कर रही है।
भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि। पर्यटन मंत्रालय ने भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। पिछले 2 वर्षों में भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 47.9% की वृद्धि हुई है। 47.9% की वृद्धि हुई है विदेशी पर्यटकों की संख्या में। शीर्ष पर्यटक स्रोत कौन कौन से? बांग्लादेश पहले नंबर पर, दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर यूके। कृषि क्षेत्र में लगातार 5% की औसत वृद्धि। वित्त वर्ष 2017 से 2023 तक कृषि क्षेत्र में लगातार औसत जो वृद्धि थी वह 5% दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ट्रंप के प्रतिबंध। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के संचालन पर खतरा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय 2002 में स्थापित की गई थी, जिसपे ट्रंप के प्रतिबंध की वजह से इसके संचालन पर खतरा मंडरा रहा है। यह युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार और आक्रामकता जैसे अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय अभियोजन के लिए कार्य करता है। यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का नवीनतम सदस्य बना है। भारत और यूरोपीय यूनियन व्यापार वार्ता। भारत ने यूके और यूरोपीय यूनियन दोनों के साथ व्यापारिक बातचीत फिर से शुरू कर दी है। भारत जापान हिस्सेदारी। आर्थिक विकास के लिए ताकत का संगम। भारत जापान अर्थव्यवस्था तथा निवेश मंच की केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत एवं जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। भारत और यूके का दूरसंचार एआई नवीन प्रौद्योगिकियों में सहयोग। भारत के दूरसंचार सचिव ने यूके का दौरा किया और अगली पीढ़ी के दूरसंचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए यूके के विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ बातचीत की। भारत बना खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट है। खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को। मालदीव के माले में आयोजित 13वीं शासकीय परिषद की बैठक में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण किसने की? भारत ने। पहले बांग्लादेश था, अब जो है भारत बन गया। नेक्स्ट है यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस में वार्ता। यह वार्ता कहां पर आयोजित की गई? सऊदी अरब के रियाद में अमेरिका और रूस के मध्य यह वार्ता आयोजित की गई। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए कहां पर? सऊदी अरब के रियाद में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। डॉक्टर एस जयशंकर ने मस्कट में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया। तो जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन था वह कहां पर आयोजित किया गया? मस्कट में, ओमान की राजधानी मस्कट में। और इसमें शामिल कौन हुआ भारत की तरफ से? डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री। भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य। रणनीतिक साझेदारी में नया अध्याय। वाशिंगटन डीसी में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आधिकारिक वार्ता हुई। यूएस इंडिया कंपैक्ट पहल शुरू की गई, जिसमें रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी समझौता इस वर्ष के अंत तक स्थापित करने की योजना है। मिशन 500 लक्ष्य के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ी। 12 फरवरी को पीएम मोदी ने फ्रांस की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच परमाणु ऊर्जा, रक्षा सहयोग, मिसाइल और विमान इंजन निर्माण सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना में सहयोग की पुष्टि की। भारत फ्रांस एआई रोड मैप लॉन्च किया गया। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर पर समझौता हुआ। भारतीय स्टार्टअप्स को फ्रांसीसी स्टार्टअप्स इंक्यूबेटर स्टेशन एफ में शामिल किया गया। इंडो पैसिफिक त्रिक्षेत्रीय विकास सहयोग की शुरुआत। भारत को यूरो ड्रोन मेल प्रोग्राम के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया। यह है सबसे इंपॉर्टेंट भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 की आधिकारिक घोषणा, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली में मार्च 2026 में होगा। मार्सले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नासा का स्फेयर एक्स टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप अपने 7 महीने के मिशन में 4 पूर्ण आकाश सर्वेक्षण पूरा करेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करना है, विशेष रूप से बिग बैंग के बाद की घटनाओं को समझना। इस टेलीस्कोप का नाम क्या है? स्फीयर एक्स, और यह जो है नासा द्वारा विकसित किया गया है। आंध्र प्रदेश में गिलेन बैरे सिंड्रोम के मामले। यह एक
दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार जो मांसपेशियों की कमजोरी और पक्षाघात का कारण बनता है, गिलेन बैरो सिंड्रोम। गिलेन बैरे सिंड्रोम यह जो है आंध्र प्रदेश में इसका मामला देखा गया। आइंस्टीन रिंग, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज की। आइंस्टीन रिंग एक गोलाकार प्रकाश संरचना है जो गुरुत्वीय लेंसिंग के कारण बनती है। पेरिस में एआई एक्शन सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, पेरिस में एआई एक्शन सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत सहित 57 देशों ने इसमें भाग लिया। लोगों और पृथ्वी के लिए समावेशी सतह तथा सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन इस वक्तव्य पर यूएसए ने हस्ताक्षर नहीं किए। पृथ्वी के आंतरिक कोर में बदलाव, शोधकर्ताओं ने साउथ सैंडविच द्वीपों में भूकंप से प्राप्त भूकंपीय डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि पृथ्वी की आंतरिक कोर की बाहरी सीमा हाल के दशकों में विकृत हो सकती है। पांडोरा मिशन, दूरस्थ ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन। यह जो पांडोरा मिशन है, यह किसका मिशन है? नासा का। इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना है। यह मिशन बादलों, धुंध और पानी पर ध्यान केंद्रित करेगा। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना क्विपू, इसमें 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान है और इसका आकार 400 मेगा पार्सेक से अधिक है। इसरो का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के प्रज्वलन परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। ये इंपॉर्टेंट है। कहां पर? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। यह इंजन LVM-3 के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है और गगनयान मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम लागू, ये इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी को यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम लागू हुआ जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत कैंसर जीनोम एटलस, IIT मद्रास ने भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया जो देश में कैंसर अनुसंधान को क्रांतिकारी बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। भारत कैंसर जीनोम एटलस एक व्यापक डेटाबेस है जिसमें भारत में स्तन कैंसर से जुड़े 3 वेरिएंट का संग्रह है। सुपर अर्थ HD 20794D की खोज, यह ग्रह पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर है और इसमें जीवन की संभावना है। भारत ने अंतरिक्ष में किया 100वां सफल मिशन। 29 जनवरी को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। GSLV F-15, इंपॉर्टेंट है ये, GSLV F-15 रॉकेट से सफलतापूर्वक NVS-02 नेविगेशन उपकरण को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया जो भारत की नाविक प्रणाली का हिस्सा है। किसके द्वारा? GSLV F-15 द्वारा NVS-02 नेविगेशन उपकरण को। और यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 29 जनवरी को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। समुद्र का बढ़ता स्तर तटीय शहरों के लिए एक बढ़ती चिंता। मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक गिद्ध आबादी। मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 12,981 है जो कि भारत में सर्वाधिक कहां पे है? मध्य प्रदेश में। भारत में अफ्रीकी चीतों का स्थानांतरण चिंताजनक है। अध्ययन में पहले चरण में स्थानांतरित चीतों में 40 से 50% मृत्यु की सूचना दी गई है। जो प्रोजेक्ट चीता है सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था जिसमें 20 अफ्रीकी चीतों जो कि नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 टोटल 20 अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया था। वैश्विक जल अंतराल, जल संकट और समाधान। 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि परिदृश्य में जल अंतराल 6% तक बढ़ सकता है। भारत और चीन में जल अंतराल में सबसे अधिक वृद्धि होने की संभावना है। जल अंतराल क्या होता है? नवीकरणीय जल संसाधनों और उपभोग के बीच अंतर को दर्शाता है। भारत में चरम मौसम की घटनाओं पर जर्मनवाच की रिपोर्ट के अनुसार भारत 1993 और 2002 के बीच वैश्विक स्तर पर छठा जो है सबसे अधिक प्रभावित देश रहा। अरब प्रायद्वीप में अरबियन तेंदुओं की वापसी। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में तेल अन्वेषण पर
विवाद, ऑयल इंडिया लिमिटेड पहले विस्तारित पहुंच ड्रिलिंग तकनीकी यानी ईआरडी विस्तारित पहुंच ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग करके अनुसंधान के लिए अनुमति मांगी थी, जिससे पहले पर्यावरणीय चिंताओं के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। ईआरडी क्या है? यह तकनीक बिना सतही गड़बड़ी के 3500 से 4000 मीटर की गहराई तक क्षैतिज रूप से खुदाई करने में सक्षम है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण से कृषि उत्पादन पर प्रभाव। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार भारत में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण से गेहूं और चावल के पैदावार पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ब्रायोस्पिलस भाराटिकस जल कृमि की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कहां पर? पुणे के कोरीगढ़ में यह खोज की गई। रास सागर में अंटार्कटिका अनुसंधान अभियान। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अंटार्कटिका के रॉस सागर में 40 दिवसीय समुद्री अनुसंधान अभियान शुरू किया। रॉस सागर यह दक्षिणी महासागर में स्थित है। यह लगभग 1.55 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2025 में थीम क्या थी? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एवं सूचकांक। शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट यानी असर रिपोर्ट 2024 एनजीओ प्रथम द्वारा यह रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है, जिसमें 17,997 गांवों में सर्वेक्षण किया गया। कोविड-19 के बाद सीखने की कमी की तुलना में स्कूली छात्रों के बीच बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में मामूली सा सुधार हुआ है। कक्षा 3 के 23.4% छात्र कक्षा 2 की पुस्तक पढ़ने में सक्षम हैं, केवल 23.4%, और कक्षा 5 की 44.8% छात्र कक्षा 2 की पुस्तक पढ़ने में सक्षम है, यानी 56.2% छात्र जो है 2 की पुस्तक पढ़ने में सक्षम नहीं है। कक्षा 8 के 67.5% छात्र कक्षा 2 की किताब पढ़ने में सक्षम है। नामांकन दर में सुधार हुआ है। कक्षा 3 के 66.6% छात्र घटाव के सवाल हल नहीं कर सके। सर्वाधिक सुधार वाले राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 90% किशोरियों के पास घर में स्मार्टफोन है, जिसमें से 57% बच्चे जो है फोन का उपयोग शिक्षा के लिए करते हैं और 82.2% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना जानते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेपुटेशन रैंकिंग 2025 टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया, जिसमें IISc बेंगलुरु भारत में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। वैश्विक रैंकिंग 201 से 300 के बीच यह जो है शामिल है। IISc बेंगलुरु जो कि भारत में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 14 साल दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बनी रही। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। भारत जो है 38 स्कोर के साथ 96वें स्थान पर रहा। 2023 में 93वां स्थान था, 3 स्थानों का नुकसान हुआ है, यह जो है 96वें स्थान पर पहुंच गया है। सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क है और सर्वाधिक भ्रष्टाचार दक्षिणी सूडान है, जो कि 180वां स्थान प्राप्त किया। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया। सूचकांक में भारत को 6ठी रैंक प्राप्त हुई है। जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, इसमें अमेरिका पहले स्थान पर, भारत जो है 4थे स्थान पर रहा। 20वां ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। अल्पकालीन जोखिम में शीर्ष 3 जोखिम में गलत सूचना, भ्रामक सूचना और चरम मौसमी संबंधी घटनाएं, राज्य आधारित सशक्त संघर्ष शामिल है। और दीर्घकालिक जोखिम में जो शीर्ष जोखिम है कौन कौन से हैं? चरम मौसमी घटनाएं और जैव विविधता की हानि, पारिस्थितिकी तंत्र का पतन और पृथ्वी प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल है। जलवायु परिवर्तन पर 4थी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट। भारत ने UNFCCC को अपनी 4थी द्विवार्षिकी अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन पर उपलब्धियां इसमें बताई गई हैं।
भारत में 2019 की तुलना में 2020 में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी हुई है। सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र रहा ऊर्जा क्षेत्र 75.6%। उसके बाद कृषि 13%, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग 8.06%। यानी ऊर्जा क्षेत्र जो है सबसे अधिक उत्सर्जक क्षेत्र रहा। भारत के वन और वृक्ष आवरण में 2020 में लगभग 522 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन अलग किया, जो देश के कुल उत्सर्जन का 22% है। भारत ने 2005 से 2020 के बीच अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी है। 36% की कमी जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में। अक्टूबर 2024 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 46.52 गैर जीवाश्म आधारित थी। 46.52% बिजली उत्पादन क्षमता जो है वह गैर जीवाश्म आधारित थी। संचयी अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता मार्च 2014 से 35 गीगावाट से 4.5 गुना बढ़कर 156 गीगावाट हो गई है। संचयी अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता। भारत का वन और वृक्षावरण देश के 25.17% भौगोलिक क्षेत्र में फैला है। यह रिपोर्ट भारत सरकार ने प्रस्तुत की है। कहां पर? UNFFC की वार्षिक बैठक में। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा पर नीति आयोग की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा वित्त पोषण में महाराष्ट्र सर्वप्रथम है, उसके बाद बिहार, फिर तमिलनाडु का स्थान। योजना एवं कार्यक्रम। स्वावलंबनी कार्यक्रम। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से मेघालय और असम में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ किया। कहां पर? मेघालय और असम में। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। किसके सहयोग से? नीति आयोग के सहयोग से। परमाणु ऊर्जा मिशन। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर चालू करना शामिल है। बजट आवंटन 20,000 करोड़ रुपए निर्धारित। भारतीय भाषा पुस्तक योजना। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025-26 में इस योजना की घोषणा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना। इसका उद्देश्य स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। इसी के तहत इससे पहले अस्मिता योजना की शुरुआत की गई थी 2024 में शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा। इसका लक्ष्य क्या था? अगले 5 वर्षों में 22 भाषाओं में 1000 पुस्तकें तैयार करना, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार होंगी। कपास उत्पादकता मिशन। बजट 2025-26 में कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। कपास उत्पादकता मिशन। उत्पादकता लक्ष्य मौजूदा 450 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना। पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसकी भी शुरुआत बजट 2025-26 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित होकर की गई थी। इस कार्यक्रम से लगभग 1.7 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। यह योजना विशेष रूप से निम्न उत्पादकता फसलों की कम बुआई और औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले 100 जिलों को लक्षित करती है, जैसे आकांक्षी जिले थे। नोदी बंधन योजना। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2025-26 के बजट में नोदी बंधन योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य नदी घाटी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और गंगा पद्मा नदी के किनारे कटाव को रोकना है। ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन, इसकी भी घोषणा बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। पांडुलिपियां क्या होती हैं? 75 वर्ष से अधिक पुरानी हस्तलिखित रचनाएं जो कागज, ताड़पत्र या छाल पर लिखी जाती थी और वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सौंदर्यात्मक मूल्य रखती हैं, उन्हें पांडुलिपियां कहते हैं। राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन। 29 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना को मंजूरी दी, जिसके लिए 7 वर्षों में 34,300 करोड़ रुपए बजट का आवंटन किया गया है। अवधि क्या है इसकी? 2024-25 से 2030-31। ये 24 है। 2024-25 से 2030-31 7 वर्षों के लिए। क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरी, ईवी और सौर पैनलों में किया जाता है। विकसित गांव विकसित ओडिशा योजना। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा ग्रामीण शहरी विकास अंतर को पाटने के लिए इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा।
बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई। केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा। दिनेश खारा समिति, आपने ऊपर इसके बारे में पढ़ा ही। दिनेश खारा समिति जो है यह बीमा अधिनियम 1938 में परिवर्तन की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। IRDAI की स्थापना 1999 में की गई और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। डिजिटल भुगतान सूचकांक 2025, इसको RBI द्वारा जारी किया गया। डिजिटल भुगतान सूचकांक 2025। सितंबर 2024 तक पूरे भारत में डिजिटल लेन देन में वर्ष दर वर्ष 11.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप भारत की पहली, यह जो है टाटा स्टील द्वारा विकसित की जा रही है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024, दक्षिण कोरिया की सैमसंग ने वैश्विक रैंकिंग्स में शीर्ष स्थान हासिल किया और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दूसरा स्थान हासिल किया फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में। नेक्स्ट है चर्चित व्यक्ति, सेगे गायले लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला। मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। 2016 में विजेता कैडिस अब्राहम्स के बाद दूसरी दक्षिण अफ्रीकी हैं, जबकि अश्वेत महिला पहली हैं। नेक्स्ट है बिस्वा राजकुमार, भारतीय छात्र बिस्वा राजकुमार ने 13.5 सेकंड में 80 क्रम रहित संख्याओं को और 8.4 सेकंड में 30 छवियों को याद करके मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता 2025 जीत ली है। क्या नाम है? बिस्वा राजकुमार। मनु भाकर, भारतीय पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट है गुरबीर सिंह। गुरबीर सिंह ने 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की सीमा तोड़ने वाले पहले भारतीय बने। नेक्स्ट है प्रमुख नियुक्तियां। शक्तिकांत दास, RBI के पूर्व गवर्नर, इन्हें PM मोदी की प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। डॉक्टर विवेक जोशी, इन्होंने चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया तथा ज्ञानेश कुमार को 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार, ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञानेश कुमार को 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ये क्रम याद रखिए, 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त, और विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त का पदभार प्रदान किया गया। मोनिका रानी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त। वी अनंथा नागेश्वरन, केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार। PV अनंथा नागेश्वरन का कार्यकाल मार्च 2027 तक अर्थात 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तुलसी गबार्ड, अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी DNI नियुक्त हुई। तुलसी गबार्ड। प्रिंस रहीम अल हुसैनी, उनके पिता की मृत्यु के बाद इस्माइली मुसलमान के आध्यात्मिक नेता नए आगा खान यानी आगा खान चतुर्थ के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रिंस रहीम अल हुसैनी को। बार्ट डी वेबर, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। बार्ट डी वेबर। ब्रायन मर्फी, अनुभवी अंग्रेजी अभिनेता थे जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सैम नुजोमा, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। पुरस्कार। 67वीं वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025 लॉस एंजल्स के कैलिफोर्निया में वितरण समारोह आयोजित, जिसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस और एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर को प्रदान किया गया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर, सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम श्रेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। किसने? भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कार 2025, जिसमें ट्रेविस हेड ने 2025 में प्रतिष्ठित एलन बॉर्डन मेडल जीता। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कार में ट्रेविस हेड ने। स्कॉच पुरस्कार 2024, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसे? नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को। BCCI वार्षिक पुरस्कार, जिसे BCCI नमन अवार्ड्स भी कहा जाता है, हैदराबाद में यह पुरस्कार प्रदान किए गए।
इसमें कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया। बीबीसी स्पेशल अवार्ड रविचंद्रन अश्विन को। 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष खिलाड़ी का पॉली उमरिगर अवार्ड किसे? जसप्रीत बुमराह को। और 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को। और वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली 2023-24 में महिला दीप्ति शर्मा। 2023-24 में वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष में सरफराज खान और महिला में आशा शोभना। नेक्स्ट है 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2025 बद्री नारायण को प्रदान किया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों का स्थान कैसा रहा? प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। थीम थी जिसकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरे स्थान पर त्रिपुरा, तीसरे पर आंध्र प्रदेश रहा। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जम्मू और कश्मीर राइफल दल। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी। केंद्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी जनजातीय कार्य मंत्रालय की रही। चर्चित सम्मेलन सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव पीएम मोदी द्वारा 21 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या था? विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर नेतृत्व विकास को बढ़ावा देना। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ 7 से 11 फरवरी के मध्य। भारत के युवा मामलों के विभाग द्वारा आयोजित, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? गांधीनगर में। चर्चित पुस्तकें नया प्रतीक सावरकर और तथ्य अरुण शौरी की। नया प्रतीक सावरकर और तथ्य अरुण शौरी। मैं हूँ गोपी चंद पी हुजा की रचना। भारतीय पुनर्जागरण का शुभारंभ मोदी दर्शक ऐश्वर्या पंडित। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, यह किसकी रचना है? गीतिका लिद्दर। प्रमुख सैन्य अभ्यास जिसमें साइक्लोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच जो है आयोजित किया गया। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, भारत और मिस्र के मध्य 10 से 24 फरवरी के मध्य। अभ्यास विंग रेडर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के मध्य पूर्वी थिएटर में आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण दिवस 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। नेक्स्ट है खेल। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2025, यह जो है कहां पर आयोजित किया गया? मलेशिया में। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 16 टीमों ने भाग लिया। विजेता भारतीय महिला टीम रही, इसलिए इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय महिला टीम आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप विजेता रही। उप विजेता कौन रहा? दक्षिण अफ्रीका। फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एवं प्लेयर ऑफ द मैच टूर्नामेंट गोंगाडी त्रिशा, जो कि भारत की रही। चौथी बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के किंगदाओ में आयोजित किया गया। विजेता इंडोनेशिया रहा। चौथी बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप, विजेता इंडोनेशिया। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025, ये इंपॉर्टेंट है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत के हार्बिन शहर में, चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत के हार्बिन शहर में। और इसका शुभंकर था बिनबिन और निनी, दोनों ही बाघ हैं, बिनबिन और निनी। और इसका नारा क्या था? सर्दी का सपना, एशिया के बीच प्यार। शीर्ष स्थान पर यानी पहले स्थान पर चीन रहा 85 पदक के साथ, दूसरे पर कोरिया, तीसरे पर जापान। पहले पर चीन, दूसरे पे कोरिया गणराज्य, तीसरे पर जापान। भारत ने कोई पदक नहीं जीता। 10वें एशियाई खेल कहां पर आयोजित होंगे? सऊदी अरब में। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, यह 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 12 शहरों में आयोजित किया गया। सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड कुल जो है 121 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। इस सर्विसेज जो है या पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे पर। थीम क्या थी? ग्रीन गेम्स, स्थिरता पर ध्यान।
खेलों की संख्या 35 थी। शुभंकर थी, शुभंकर क्या था? मौली। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है मौली, इसका जो है शुभंकर था। याद रखना, सर्वश्रेष्ठ पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा 38वें राष्ट्रीय खेल में, और आयोजन उत्तराखंड में किया गया। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 पहले चरण में 2 स्पर्धा आइस हॉकी और आइस स्केटिंग 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में संपन्न। पहले स्थान पर लद्दाख, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर महाराष्ट्र। भारतीय पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप 2025 पंकज आडवाणी ने यशवंत क्लब में अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब जीता और 10वीं पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप जीती। उन्होंने फाइनल में ब्रिजेश दमानी को हराया। भारत में एटीपी चैलेंजर टूर 2025 जो कि टेनिस से संबंधित है। भारत में एटीपी चैलेंजर टूर 2025 भारत 2025 में 4 एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता की मेजबानी किया। पहला चेन्नई में आयोजित, दूसरा दिल्ली में, तीसरा पुणे में और चौथा बेंगलुरु में। चेन्नई ओपन किरियन जैकवेट इसके विजेता रहे जो कि फ्रांस के हैं। दिल्ली ओपन के विजेता यही रहे किरियन जैकवेट, और पुणे ओपन के विजेता रहे जालिबोर सरस्वरसिना जो कि चेक गणराज्य के हैं। और चौथा जो है नेक्स्ट मंथ में उसका रिजल्ट आपको कराया जाएगा। 86वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित। महिला एकल विजेता दिया चितले जो कि आरबीआई से, पुरुष एकल विजेता मानुष शाह, महिला युगल दिया चितले और श्रीजा अकुला, पुरुष युगल आकाश पाल और पोयमत्ती वैश्या। छठा पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 उड़ीसा के राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित। पुरुष लीग विजेता रहे, विजेता कौन रहा? सराची राढ़ बंगाल टाइगर्स, और महिला लीग विजेता उड़ीसा वॉरियर्स रहे। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 शतरंज नीदरलैंड के विज एन सिटी में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप, विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद। ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश, ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 विजेता भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल। घोषाल पुरुषों की रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 10 में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। दोस्तों, ये थी क्रोनिकल मैगजीन के अप्रैल मंथ की समरी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।